जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन मन की बात। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र की और साथ ही दोस्तों आज हम बात करेंगे गिरिडीह के इलाके की और वहाँ बात करेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी घिर चुके हैं वहाँ पर। उनके खिलाफ एक ऐसा कैंडिडेट खड़ा हो गया है जिसने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के होश उड़ा दिए हैं और वे अब समझ नहीं पा रहे हैं कि इस चुनाव का परिणाम क्या होगा। मीडिया में बहुत सारी बातें चल रही हैं। आज मेरे साथ हैं नारायण विश्वकर्मा जी, गिरिडीह से जुड़े हुए हैं मेरे साथ और गिरिडीह और आसपास की सीटों के बारे में हम उनसे चर्चा करेंगे। नारायण विश्वकर्मा जी, आपका स्वागत है जनमन की बात में। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो आप बताइए कि वहाँ राजधरवार विधानसभा सीट जो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में आती है, वहाँ बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, तो बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद हो सकते हैं। वहाँ पर निरंजन राय खड़े हो गए हैं। बताया जाता है कि बीजेपी के ही व्यक्ति थे, करीबी थे बाबूलाल मरांडी के। तो क्या निरंजन राय कोई फैक्टर है वहाँ पर? आनंद जी, ये बिल्कुल सही बात है कि गिरिडीह जिले में दो हॉट सीट है, एक गांडे, दूसरी सीट है राजधनवार। क्योंकि गिरिडीह धनवार से सीट लड़ने के बाद, चुनाव लड़ने के बाद ये तय हो गया था मरांडी को एक टिकट मिलेगा, ये पहले से तय था धनवार में। जी। और इधर रविंदर राय को भी उम्मीद थी कि हमें गिरिडीह से टिकट मिल जाएगा, लेकिन बात बनी नहीं। और अब चतुष्कोणीय संघर्ष में बाबूलाल मरांडी जी घिर गए या उनको घेर दिया गया है या इनकी घेराबंदी की गई है, ये ज्यादा सटीक वर्ड होगा। घेराबंदी की गई है क्योंकि कैसे? अब हारे तो बाबूलाल जी मरांडी नहीं जीते। इस स्थिति में वहाँ की स्थिति यही है। और निरंजन राय बहुत बड़ा फैक्टर तो नहीं है, क्योंकि वहाँ चुनाव में जो कुछ भी होना है वो राजकुमार यादव ही फैक्टर है। अच्छा। और राजकुमार यादव भी टक्कर देंगे बाबूलाल मरांडी को। और बहुत संभव है कि राजकुमार यादव बहुत ही अच्छी स्थिति में है, लेकिन निजामुद्दीन अंसारी के आने के बाद से जिन्होंने जो अपना कैंडिडेट ड्रॉप नहीं किया, इसको लेकर ये बात कही जा रही थी कि जब वोट कटेगा तो बाबूलाल जी को फायदा हो जाएगा। जी। ये होता दिख रहा है मुझे, क्योंकि निरंजन राय भूमियार जाति से बिलोंग करते हैं, रविंदर राय भी करते हैं, और वहाँ करीब करीब 17 से 18,000 वोटर्स भूमियार हैं धनवार। अच्छा। तो इनको लगता है कि अगर भूमियार वोट एक मुश्त मुझे मिल गया तो निरंजन राय को फायदा होगा, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। ये ठीक है कि काफी धूम धड़ाके से उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है, और बताया जा रहा है कि डोनेशन के दिन करीब 25 लाख से ऊपर खर्च भी कर चुके हैं। और बहुत सी गाड़ियां थी वहाँ, खासकर 4 व्हीलर ज्यादा थे और बाइक। और की अपेक्षा भीड़ उनकी 2-3 गुनी भीड़ अधिक थी। इसके जी। पीछे बताया कि उन्होंने खर्च बहुत किया उस दिन, और बहुत जोशो खरोश से उनके कार्यकर्ता भी, उनके समर्थक भी इस प्रयास में थे कि इसको बाबूलाल मरांडी को एक भय पैदा करने के लिए इस सीट को हम लोग जीतने के लिए एक शुरुआती दौर में ही ऐसा कुछ हम लोग कर दें कि लगे कि अब निरंजन राय जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है, फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। लेकिन 10 नवंबर के बाद वो भूमियार जाति के जो लोग हैं खासकर, वो अपना तय करेंगे क्या करना नहीं करना है। इसी बीच जब वो निशिकांत दुबे के कहने पर वो नहीं माने निरंजन राय, उसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया रविंदर राय को। तो रविंदर राय 3 से 4 दिन बीच में कभी ना आए, ना कुछ बोले, ना मनाने की बात आई। अचानक खबर आती है कि उन्हें मनाने के लिए रविंदर राय जा सकते हैं निरंजन राय के पास। तो मेरी आज बात हुई निरंजन राय जी से, उन्होंने फोन पर दो टूक कहा कि नो कमेंट, मुझे चुनाव लड़ना है, बैठने का कोई सवाल नहीं है,
कौन कह रहा है नहीं कह रहा है मुझसे कोई मतलब, जनता मेरे पक्ष में है और मैं नहीं चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता लड़ रही है। ये उनका अपना तर्क है। जी अब स्थिति ये है कि अगर आते भी हैं रविंद्र राय, अभी वो कोई घोषणा हुई नहीं है, बस ये खबर है कि उनको आना है और निरंजन राय को मनाने के लिए या बैठने के लिए कहना है। जो आज मेरी बात शाम को हुई है करीब 5:30 बजे के आसपास, उन्होंने कहा कि बिल्कुल मिथ्या है, हम चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान से नहीं हटना है, ये बिल्कुल जी क्लियर है। अब रहा कि फैक्टर, तो निरंजन राय फैक्टर वहां नहीं है, वहां सबसे बड़ा फैक्टर है राजकुमार यादव माले का कैंडिडेट। और राजकुमार यादव की जीत की संभावना है या नहीं उसको छोड़ दीजिए, लेकिन राजकुमार यादव एक्टिव रहे हैं विधानसभा क्षेत्र में, आज से नहीं 4 साल से एक्टिव रहे, और लोगों में उनकी सर्वग्राह्यता है, लोगों से मिलना जुलना, उठना बैठना, लोगों का काम कराना, मुद्दों को उठाना, समस्याओं का निवारण के लिए प्रेशर बनाना जिला प्रशासन को, ये सब करते रहे। इसमें बाबूलाल मरांडी की कहीं नहीं है, निजामुद्दीन अंसारी कहीं नहीं है, और निरंजन राय भी कहीं नहीं है। तो मतलब आपका कहना है कि मुकाबला सीधा सीधा माले और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के बीच है। क्या अब तक जेएमएम का वहां कोई आधार नहीं है? क्या जेएमएम वहां कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा इंडिया अलायंस के जो दूसरे घटक दल हैं माले को? निजामुद्दीन अंसारी को अगर ड्रॉप कर दिया जाता है तो सीधी लड़ाई हो जाती है राजकुमार यादव और बाबूलाल जी से। जी निजामुद्दीन अंसारी थोड़ी मुस्लिम वर्ग का वोट काटेंगे, करीब करीब वहाँ 15-16 हजार के आसपास मुस्लिम की आबादी है, लेकिन मेन जी फैक्टर वहाँ, क्योंकि वहाँ सोनार जाति के लोग बहुत ज्यादा है, बनिया बहुत ज्यादा है, सोना का कारोबार वहाँ बहुत ज्यादा होता है, एक व्यापारिक क्षेत्र है राजधानी पूरी तरह से, तो वो अपना नफा नुकसान भी समझता है वहाँ का व्यापारी वर्ग, जो बहुत बड़ा तबका है व्यापारी वर्ग का वहाँ। दूसरी बात कि भूमिहार समाज में भी ये कह देना कि रविंद्र राय के कुछ फैक्टर्स हैं, अगर रविंद्र राय भी चुनाव लड़ रहे होते हैं ना, तो भी जी राजकुमार यादव ही पड़ते, तो भी राजकुमार यादव ही भारी पड़ते, क्योंकि राजकुमार यादव की स्थिति वहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बताई जा रही है। और यही स्थिति है कि ये कहा जा रहा है जितना जोशो खरों से कि निरंजन राय हरा देंगे, फलना कर देंगे, चिल्ला, ये सब जो बातें हो रही है ना, इस बात में तो लगता है कि हफ्ता 10 दिन में ना ये सब बातें खत्म हो जाएगी, और मुख्य मुकाबले में राजकुमार यादव और बाबूलाल मरांडी भिड़ंत में होंगे। तीसरा एक कोण जरूर बना है, तीसरे कोण में निजामुद्दीन अंसारी भी है, और थोड़ा सा अगर मान लीजिए तो निरंजन राय फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर नहीं। जी कुल मिलाकर धनवार की क्या तस्वीर है? किस कौन अभी भारी कौन दिखाई दे रहा? भारी तो राजकुमार यादव है, इसमें कोई दो मत नहीं है, और वहां पर जीत हार का जो फासला है वो थोड़े मार्जिन में होगा। देखिए, निरंजन यादव बाबूलाल जी मरांडी को हराने के लिए इंडियन फैक्टर को खड़ा किया गया है। अब ये सूत्र बताते हैं किसने किया क्या नहीं किया, वो आगे जाके 10 में पता चल जाएगा किसने खड़ा किया था उसे। लेकिन रविंदर आकर क्या मनाते हैं, आते भी हैं कि नहीं आते, या फोन बातचीत होती है, ये बात भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन निरंजन से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कौन बैठेगा, क्यों बैठेंगे, बोला इसमें कोई कमेंट नहीं। उन्होंने कहा कि आपको समझना चाहिए, कौन क्यों ड्रॉप हो जाएंगे, हम किसी कहने से क्यों बैठ जाएंगे, जनता मेरे पक्ष में है, चुनाव जीतेंगे। तो उनकी अपनी अवधारणा है, अब तक की जो स्थिति है। बाबूलाल मरांडी हिले हुए अंदर से तो जरूर है आनंद जी, नो डाउट, और जी हिले हुए हैं तो संजय यादव से ज्यादा वो राजकुमार यादव से हिले हुए जी हैं। राजकुमार यादव की जो गली कूचे में लोगों का जानना समझना है, क्योंकि वो 2 बार वहां चुनाव जीते हैं, 9 और 14, 2009 और 2014 में चुनाव जीते हैं। तो 19 में वो हारे हैं, इसे कारण था वो जेडीएम से लड़के बाबूलाल, तो जेडीएम ने फायदा हम्म उनको पारिक वर्ग का जो जिसको सोनार बनिया जो ओबीसी है उनका वोट भी मिला, मुस्लिमों का वोट भी एक मुश्त उनको मिला, इससे राजकुमार की हार हुई है। लेकिन अब दिशा बदल गया, क्योंकि तो मुस्लिम वर्ग कभी वोट नहीं देगा बीजेपी को, ये तय है, तो वो आखिर कहाँ जाएगा, तो निजामुद्दीन अंसारी को कुछ मिलेगा तो कुछ राजकुमार यादव को मिलेगा। लेकिन पिछली बार 19 में
80-90% वोट मुस्लिमों का बाबूलाल मरांडी को मिला था क्योंकि जेडीएम में थे। अब वो बिल्कुल वहाँ बदलाव की राजनीति है, वहाँ बदलाव की स्थिति बिल्कुल है। हाँ, चुनाव में है कि निरंजन एक फैक्टर है, ये बहुत पैसा वहाँ छोड़ा गया। लोग कह रहे हैं कि नहीं निरंजन यहाँ बहुत फैक्टर हो गया है, पूरे भूमियार बिरादरी का वोट उनको मिल जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं वहाँ पे। लेकिन हवा हवाई बहुत कुछ है भी वहाँ, लेकिन चूंकि हॉट सीट है, ये कहा जा रहा है कुछ भी हो जाए, हम वो कहावत है आप सुने होंगे, टोको न मोको चूल्हा में झोंको, ये तो आप सुने होंगे। वो हम हारे भले तुमको नहीं जीतने देंगे, ये अवधारणा गई है। ठीक है, तो चलिए, मतलब धनवार सीट पर मुख्य मुकाबला आपके हिसाब से बाबूलाल मरांडी और माले के राजकुमार यादव के बीच है, और राजकुमार यादव आपके हिसाब से आगे चल रहे हैं अभी के चुनाव में। बगल में एक और हॉट सीट है आपके आपके बगल में एक और हॉट सीट है, नाम है गांडेय, जहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही हैं। और कल्पना सोरेन एक बड़ा चेहरा बनकर उभरी है, खास करके पिछले लोकसभा चुनाव के बाद। और झारखंड मुक्ति मोर्चा में अब वो हेमंत सोरेन के समानांतर कद की नेता बन गई है। तो इस हिसाब से गांडेय की सीट एक हॉट सीट है। गांडेय की सीट पर क्या स्थिति परिस्थिति है, जरा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, गांडेय भी हॉट सीट है और संभावित मुख्यमंत्री क्या भी है कल्पना के बारे में, ये तो मोटी सी मतलब बात वहां ये कहा जा रहा है कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री भी बन सकती है अगर इंडिया अलायंस सत्ता में आया तो। जी, और कल्पना सोरेन पिछली बार बाई इलेक्शन में 27,000 वोट से जीती थी जी, और वो लेगी, इतना तय है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और बढ़त ले 40, 42, 50 भी जा सकता है। अच्छा, देवी बीजेपी की उम्मीदवार कहीं नहीं है, वहाँ कोई भी मुसलमान, वहाँ कम 60,000 मुस्लिम वोट है, वहाँ 17,000 वोट वहाँ आदिवासियों का है। तो मुस्लिम वोट सरफराज अहमद जब वहाँ बने विधायक, तो मुस्लिम वोट से ही बने थे, गांडे मुसलमान बहुत है, लेकिन वहाँ कोई भी मायने रखता है। तो कोई भी वोट, आदिवासी वोट और मुस्लिम वोट 80, 90, 70% वोट कल्पना को ही मिलने जा रहा है। इसलिए मुनिया देवी कहा ठीक है, भाजपा का जो कैडर वोट है वो मुनिया देवी को मिलेगा, नो डाउट। बाकी तीसरा कोई एंगल है ही नहीं, कोई कौन नहीं। और गांडे में हमको लगता है कि मिरेकल तो नहीं होगा, लेकिन कल्पना बहुत भारी पड़ रही है। शिवहर विधानसभा की गिरिडीह जिले की, तो सबसे अधिक अगर वोट मार्जिन से किसी को हराया गया तो वो संभवतः गांडे ही होगा, ऐसा एक आकलन है फिलहाल के लिए। जी जी जी। और एक और खबर है, कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि अगर कल्पना भारी मौत से जीतती है या विधायक बनती है तो सीएम उन्हीं को बनाया जाए, ये चर्चा छिड़ी है कांग्रेस के अंदर। अच्छा, क्योंकि अब इसकी महुआ मांझी अगर जीत जाती है रांची से, अगर तो सीट खाली हो जाएगी राज्यसभा की, जी, हो सकता है करे हेमंत सोरेन और अपनी पत्नी को यहाँ बैठा दे। इसकी चर्चा चल रही है, लेकिन कांग्रेस के अंदर में चर्चा है। जी, और गांडे सीट हॉट इसलिए है कि संभावित सीएम तो है ही, लेकिन अधिक मार्जिन से वो जीतेगी, ये भी मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। 27,000 से अधिक बढ़त मिलेगी, जी। अभी आप गिरिडीह में हैं, आपके आसपास जो धनबाद का कोयलांचल है और गिरिडीह का जो इलाका है, पारसनाथ की तलहटी का इलाका, वहां जयराम महतो की बड़ी चर्चा हो रही है। आपको क्या वहां जमीन पर जयराम महतो का कितना असर है, और उस इलाके में जयराम महतो कितने प्रभावी होंगे, कितनी सीटें ला सकते हैं, और अगर वो नुकसान पहुंचाएंगे भी तो किसको नुकसान पहुंचाएंगे, ये सब जरा हम लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि आप वहाँ ग्राउंड जीरो पर हैं, आप वहां से चीजों को बिल्कुल साफ देख पा रहे होंगे। जयराम महतो के बारे में थोड़ा बता दें, उस इलाके में क्या स्थिति। जयराम महतो का युवा वर्ग में बहुत ज्यादा क्रेज है, नो डाउट। और डुमरी से वो 1 लाख से अधिक वोट लाए थे लोकसभा में, और उसके बाद सेकंड स्थान उनका बेलमे में था। तो हम चर्चा करेंगे डुमरी सीट की। तो डुमरी सीट में तिकोना संघर्ष है, यशोदा देवी आसू
बेबी देवी जेएमएम और तीसरा कौन ये बनाए हैं जयराम। जयराम बहुत सीटों पर लड़ रहे हैं, जी। लेकिन जयराम जी वोटों में कन्वर्ट कम करेंगे, लेकिन डैमेज ज्यादा करेंगे। अब वो डैमेज किसको किसको करेंगे? जी। डुमरी वो डैमेज कर रहे हैं बेबी देवी के लिए, लेकिन जो कैडर जेएमएम। वोट है आंसू का, आंसू का और जो बीजेपी की जो कैडर वोट है तो यशोदा देवी को मिलेगा, उसमें थोड़े वोट बटेंगे, इधर उधर आएंगे। अब रहा कास्ट फैक्टर, देवी देवी और जयराम एक ही बिरादरी से आते हैं, जी। ओबीसी से आती है यशोदा देवी। यशोदा देवी कड़ी टक्कर दी थी, उस वक्त जयराम फैक्टर नहीं था, अब वो जयराम फैक्टर है, तो जयराम की स्थिति बहुत अच्छी है वहां, और जयराम वो सीट निकाल सकते हैं, और वहां जेएमएम की हार हो सकती है। यशोदा देवी सेकंड स्थान की ट्राई कर रही है, लेकिन जयराम के जाने से बहुत रोचक हो गया वहां का मुकाबला। तो तिकोना संघर्ष धीरे धीरे अभी लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे लगता है कि यह मामला आगे जाकर सीधी लड़ाई हो जाएगी, देवी देवी वर्सेस जयराम, जी। क्योंकि वहां के कैंडिडेट भी नाराज है, सॉरी बीजेपी कैंडिडेट नाराज, बीजेपी के लोग नाराज हैं कि आंसू को सीट नहीं मिलनी चाहिए थी, वो सीट मिलनी चाहिए थी बीजेपी को। ये नाराजगी वहां जी। बीजेपी के समर्थकों में है, इसका असर भी होगा वहां डुमरी में। लेकिन डुमरी में अभी जी। अभी अभी की स्थिति में कहा सकता है कि अभी हम मजबूत है जयराम। जयराम क्या कनेक्ट जो करते हैं, वो जो खोटा भाषा में जो बोलते हैं ना, वो जी। लोगों से सीधे, इसका बड़ा फायदा गिरिडीह जिले में उसको मिलने जा रहा है। दूसरा है कि वो मुखर होकर बोलते हैं, ये सब बताने की जरूरत नहीं, सब लोग उनके बारे में जानते हैं कि वो किस जी। तरह से लोग करते हैं, बात करते हैं। दूसरा तो यशोदा देवी वोकल नहीं है, वो ठीक से बोल नहीं पाती है। बेबी देवी के साथ भी वही स्थिति है, दोनों बोलने में वोकल नहीं है, दोनों लेडी बोलने में वोकल नहीं है। उसके ऊपर इस पर जयराम बहुत मजबूत है, खासकर बोलने के लिए, वोकल पर्सन होने के नाते। जी। इसीलिए डुमरी में भी कहा जा सकता है कि जेएमएम वो सीट लूज कर सकती जी। है। बगोदर की बात, तो जी। बगोदर में लीड करेंगे ही, नागेंद्र महतो जी सेकंड स्थान में, सीधी लड़ाई है, नागेंद्र महतो सीट लूज कर सकते हैं, विनोद सिंह वहां अच्छे मार्जिन से जीत सकते हैं। जमुआ में स्थिति जो है वहां भी सीधी लड़ाई है, जी। देवी में और केदार हाजरा। केदार हाजरा का वोट जो था वो शिफ्ट हो गया मंजू देवी के पास, मैंने वो क्या बीजेपी जो कैडर वोट है वो शिफ्ट हो गया मंजू देवी की तरफ। इनको नुकसान होगा, केदार हाजरा को नुकसान हो सकता है, दावा नहीं कर सकते, लेकिन सीधी लड़ाई होगा, कड़े मुकाबले में घिरे हैं केदार हाजरा। अगर हम बात यानी करें, जेएमएम वहां परेशानी में दिख रहा है, इसका मतलब। ये में परेशानी में है वहाँ। अब बात करें गिरिडीह सदर ब्लॉक विधानसभा की, यहाँ भी सीधी लड़ाई में निर्भय शाहबादी बीजेपी और सोनू जी हैं, सुशील कुमार सोनू जेएमएम से। तो जेएमएम जी। बड़ा भारी जा रहा है। निर्भय शाहबादी क्योंकि हार गए थे 2014 में 19 में, तो उनकी स्थिति, हाँ भाजपा का कटर वोट हर जगह मिलेगा, लेकिन पीर टावर जो है विधानसभा क्षेत्र का, गिरिडीह का पीर टावर एक इलाका आता है, तो पीर टावर में महतो और आदिवासी, इसमें सोनू को अच्छी पकड़ है और उन्होंने वहां काम भी किया। और निर्भय शाहबादी को कहा जाता है कि वो सुविधा भोगी राजनीति करते हैं, फील्ड में उतना दिखते नहीं है, तो सोनू विधायक बनने के बाद भी वो फील्ड में दिखते रहे। फील्ड में दिखने जी। का मतलब होता है वेट है, इसका मतलब वो निर्भय शाहबादी नहीं कर पाए, इसी निर्भय शाहबादी और कमजोर साबित हो सकते हैं। सोनू अभी लीड ले रहे हैं। जी। और आपकी सीट है, अगर इसकी बात करें, दोबारा फिर बात करें निरंजन राय की, क्योंकि वो इसलिए अभी वो एक हॉट केक बने हुए हैं, हॉट केक की ज्यादा कहना होगा, क्योंकि वहां बोल रहे हैं कि खर्च बहुत कर रहे हैं।
आपको पता है कि वो बहुत बड़े ठेकेदार हैं। अभी गिरिडीह समाहरणालय नया बना 2 साल पहले, उनका ठेका जी उन्हीं को मिला था, करीब 26 करोड़ का प्रोजेक्ट था। उसका गिरिडीह में नया नगर निगम बन रहा है, उनका प्रोजेक्ट भी करीब 24 करोड़ का अभी प्रोजेक्ट निरंजन राय को ही मिला है। तो निरंजन राय विशुद्ध रूप से एक बिल्डर है, ठेकेदार है, इससे ज्यादा उनकी कोई राजनीतिक पहचान या कोई रसूख मुझे नहीं लगता है। अच्छे जी ठेकेदार हैं, उनका इस कंपनी से भी अपना अच्छा संबंध है, वो बहुत सारा काम किए हैं और बहुत बड़े ठेकेदार हैं। इसमें गिरिडीह बता दिए समाहरणालय और विजयनगर में, तो इनका घर यहीं पर है, गिरिडीह में ही है, ब्लॉक के पास ही है। तो चलिए, अब चर्चा काफी अच्छी रही और हम हमारे दर्शकों को उम्मीद है कि बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी गिरिडीह और आसपास की सीटों को लेकर, खास करके तब जब वहां 2 हॉट सीटें हैं, करीब कह सकते हैं कि 3 हॉट सीटें हैं। डुमरी, जहां जयराम महतो जो युवा सनसनी कहे जा रहे हैं और अभी काफी चर्चा में है। गांडेय की सीट जहां कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही है और जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि हो सकता है वो, अगर इंडिया अलायंस को बहुमत मिले तो वे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और बाबूलाल मरांडी, जिनके बारे में ये चर्चा है कि अगर एनडीए को बहुमत आया तो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। नारायण जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे फिर हम लोग इसी तरह चुनाव में चर्चा करते रहेंगे। दर्शकों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।